नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आईएएस विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एक ऐसा वीडियो जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और काफ़ी बार बच्चे इसको बोलते जा रहे थे कि डिस्कस किया जाना चाहिए। तो आज आप सभी के लिए एक लिस्ट लेकर आए हैं जिसके अंदर हमारे देश के आज़ादी के बाद से लेकर अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे वो एक दिन के लिए बना हो, चाहे वो अपने कितने भी लंबे समय तक के लिए बना हो, तो आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन सभी की गलतियों की एक सीरीज हम बनाने वाले हैं, जिसमें सब शुरुआत हम करने वाले हैं आपके जवाहरलाल नेहरू जी से। जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत लंबा समय बिताया है प्रधानमंत्री की पोस्ट पर, तो जाहिर सी बात है आजाद भारत की परिस्थितियों के आधार पर बहुत सारी ऐसी गलतियां जो है सामने आती हैं, जिसके अंदर अगर वो गलतियां नहीं होती तो आज शायद देश की परिस्थिति ये नहीं होती, इससे भी बेहतर होती या कुछ और ही होती जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन कुछ कारणवशों से वो बातें स्वीकार नहीं की गई और वो इतिहास में एक ब्लंडर की तरह, जघन्य अपराध की तरह लिखी चली गई। दोस्तों, ये जो सीरीज है इसमें मैं आपको सारे के सारे प्रधानमंत्रियों की एक एक करके लिस्ट दूंगा, जिसको आपने फॉलो करना है ताकि आपको सभी के कार्यकाल के रीजंस पता चले और डिसीजन के बारे में पता चले कि क्यों ऐसी गलतियां की और क्या उस समय में माहौल था जिस वजह से ये गलतियां हुई हैं। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए शुरुआत करते हैं। हमारा YouTube चैनल है आईएएस विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही आपके एग्जाम से संबंधित सारी की सारी डिटेल मिलती रहें और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी एग्जाम हो, उसके लिए गिवन कॉन्टेक्स्ट पर आप मैसेज कर सकते हैं और सारी की सारी गाइडेंस ले सकते हैं। इस जो हम वीडियो बना रहे हैं इसकी यदि आपको नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो हमारे ट्विटर अकाउंट पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम अकाउंट पे आप टेक्स्ट करके इसकी डिमांड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करने से पहले एक लाइन और कि हमारा 6 दिन का डेमो क्लास चल रहा है जूम ऐप पर, तो आप यहां पर क्लासेस ले सकते हैं। आईडी पासवर्ड के लिए गिवन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। शुरुआत करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें प्यार से लोग चाचा नेहरू भी कहते थे, जिनका जन्म दोस्तों 1889 से 1889 से लेकर 1964 यानी कि अंतिम काल तक भी ये भारत के प्रधानमंत्री की पोस्ट पर ही रहे थे और एमपी रहे हैं। ये फूलपुर नाम के डिस्ट्रिक्ट से पहले प्रधानमंत्री थे। हालांकि आजादी से पहले भी इन्होंने बहुत सारे काम किए, वो अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ गलतियां डिस्कस करने वाले हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गद्दी लगभग 4 बार संभाली है, 1947 से 52 तक, 52 के बाद 57 तक, 57 से 62 लगातार 3 बार ये प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 62 से 64 तक, 64 में इनकी डेथ हो जाती है। तो जाहिर सी बात है ये इन्होंने एक बहुत लंबा समय देश की बागडोर संभालने में लगाया। तो सबसे पहली चीज क्या है, गलतियां समझने से पहले उस समय का सिनेरियो समझ लीजिए। विश्व युद्ध जो था ताजा खत्म हुआ था, बुरे हालात थे, शीत युद्ध का माहौल था, हर कोई देश अपनी तरफ खींचने के लिए चारे डालने की कोशिश कर रहा था, एक तरीके से लालच देने की कोशिश कर रहा था और अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। उस परिस्थिति के अंदर भारत जैसे देश जो कि लगभग 200 साल से गुलाम रहा है, उसको अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत सारे सही और गलत कार्य करने पड़े, जो कि आज इतिहास में कई गलतियां हैं तो कुछ गलतियां नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास, यहां पर शुरू की 2 गलतियां मैं एक साथ ही लिख चुका हूं और रीजन बताऊंगा उसका क्यों, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। नेहरू को आजाद यानी कि हिंदुस्तान को आजादी देने के बाद बार बार यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने नेहरू को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा। कई बार ये इल्जाम लगाया जाता है कि अगर ये नेहरू जो थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते तो भारत आज के दिन काफी अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज के लिस्ट में होता और इन सभी की सपोर्ट भारत को लगातार मिलती रहती। लेकिन भारत ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने के बाद ये प्रपोजल जो था चाइना की तरफ ट्रांसफर कर दिया, जबकि 1962 का अटैक हो चुका था और उस समय के अंदर हालात इतने खराब थे कि दोनों देशों का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, लड़ाई इंडिया हार चुका था। उस परिस्थिति के अंदर भी ये जो
प्रपोजल था, नेहरू ने अपने पास आए प्रपोजल को चाइना की तरफ ट्रांसफर कर दिया। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर ये एक नेहरू की बहुत बड़ी गलती मानी जाती है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि नेहरू अगर ऐसा करता या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बन जाता तो देश काफी ज्यादा डेवलप्ड होता। नेहरू ने इस परिस्थिति में जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट पॉलिसी का इस्तेमाल किया, अपने आप को महान दिखाने के लिए काफी ज्यादा गलतियां करी। ये लोगों का कहना है जो कि एक बहुत बड़ी गलती की तरह माना जाता है। तो अब इसके कुछ पीछे के कंसेप्ट को समझिए, फिर आपको पता चलेगा कि गलती थी या नहीं थी। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास, कोल्ड वॉर का ईरा चल रहा था दोस्तों। कोल्ड वॉर लंबे समय से चल रहा था और उस परिस्थिति के अंदर रशिया जो था चाइना को सपोर्ट कर रहा था। रशिया और चाइना एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। पूरा का पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बटा हुआ था। उस परिस्थिति के अंदर साउथ एशिया के अंदर एक मजबूत कंट्री की आवश्यकता थी, अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स को। अब अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स को एक मजबूत कंट्री की आवश्यकता थी। उस परिस्थिति के अंदर भारत के अलावा और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। तो इसीलिए बार बार ऐसे चारे डाले जा रहे थे या फिर भारत का मन लेने की कोशिश की जा रही थी, जिसके अंदर ये जान सकें कि भारत कहीं चाइना या फिर रशिया की तरफ, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की तरफ तो मूव ऑन नहीं हो रहा है। इस वजह से रशिया और चाइना के खिलाफ भारत को अपना मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही थी। अब जाहिर सी बात है, अगर भारत उस समय में मोहरा बन जाता तो ये तो सच है कि भारत की मदद की जाती, लेकिन ये भी सच है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल एक बार उतरा और दूसरे बाद में आपने इनडायरेक्टली अमेरिका के रूल को स्वीकार कर दिया। गुलामी के लिए आपने डायरेक्टली स्वीकार कर लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें उन मुद्दों पर भी बोलना पड़ता है जिन मुद्दों पर भारत चुप रह के काम निकाल सकता था, उन मुद्दों पर भी इन्हें बोलना पड़ता। तो एक तरीके से ये जवाहरलाल नेहरू की गलती नहीं, बहुत बुद्धिमानी कहलाएगी, क्योंकि इन्होंने युद्ध के समय में आपस के विवाद को बढ़ने से कम किया और अपने आप को उठाने का सोचा। अगर ये उस समय में मिल जाते तो हमें ना चाहते हुए बहुत सारे अनावश्यक मुद्दों पे बोलना पड़ता। इस चीज का प्रूफ हमारे पास कई सारी चीजों से मिलता है, जिसमें नेहरू ने लेटर लिखा था अपने चीफ मिनिस्टर्स को 2 अगस्त 1955 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने बताया था, सजेशन दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स का मेंबर बनाने के लिए। लेकिन उस समय का जो ताइवान है, जो इस समय का ताइवान किसी समय में चाइना कहलाता था, तो ताइवान को हटाकर नेहरू को स्पेस दिया जाना था, यानी इंडिया को स्पेस दिया जाना था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में चाइना को रिप्लेस करना, जो उस समय का चाइना था ताइवान, वो कमजोर पड़ रहा था और उसको हटाकर इंडिया को वहां पे लाना चाहते थे। तो ऐसी परिस्थिति में भारत ने इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि एक तरीके से साउथ एशिया के अंदर रहकर अमेरिका की दोस्ती और यहां पर चाइना और रशिया से डायरेक्ट दुश्मनी वो कभी भी नहीं चाहता था। यही एक कारण था जिसके अंदर इन्होंने रिजेक्ट किया सिक्योरिटी काउंसिल के प्रपोजल को, जिसके लिए इन्होंने मैंने इस लेटर के कुछ हवाले भी दिए हैं, जिसके अंदर लेटर जो है यहाँ पर 237 नंबर पेज पर लिखा गया था नेहरू के द्वारा चीफ मिनिस्टर के वॉल्यूम नंबर 4 के अंदर। ये उस समय का था जो शुरू से अंत तक की बात है, जो उनके बारे में किताब लिखी गई। 1988 में भी ये बाद में प्रेस क्लियर किया गया। यहां पर ये सेक्शन था जिनके बाद बार बार बोला गया और नेहरू ने इस बात को स्वीकार करने से मना कर दिया। इस बात को स्वीकार करने के लिए शशि थरूर ने ट्वीट करके इस बात को बाद में एक्सेप्ट किया कि हां भाई ऐसा हुआ था। 10 जनवरी 2004 को ये ट्वीट किया गया था और क्या लिखा गया था, नेहरू ने लिखा था, द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, मिस्टर थरूर राइट्स दैट इंडियन डिप्लोमैट्स who have seen filed swear that Nehru declined the offer about the same time as he turned down with scorn जॉन फॉस्टर। मतलब इन्होंने क्लियर बोला कि उस समय में भारत जो था किसी भी प्रकार से विरोध के पक्ष में नहीं था और ना ही वो झगड़ा करना चाहता था। तो ऐसा ट्वीट किया गया थरूर जी के द्वारा। एक किताब में भी इनके बारे में यही लिखा गया था कि सॉफ्ट पॉलिसी के आधार पर ये किसी भी चीज में हस्तक्षेप में या झगड़े के बीच में आना नहीं चाहते थे। ये थी इनकी सबसे पहली 2 गलतियां। इसी वजह से इन्होंने अपने ऊपर पड़ने वाली वॉर को चाइना की तरफ ट्रांसफर कर दिया और चाइना को जो एट प्रेजेंटली है उसको रिकॉग्नाइज करके स्पेस दिलाया और किसी तरीके से उसको फाइनल यहां पर मुद्दा बनवाया।
अब आ जाता है यही एक पॉइंट, इन्होंने डिप्लोमेसी के आधार पर वायर नाम की एक साइट है जहां पर हमारे को ये एक रिपोर्ट मिलती है कि अमेरिका बेट बनाना चाहता था, एक तरीके से चूहे को पकड़ने के लिए जैसे एक पनीर का टुकड़ा लगाया जाता है, वो पनीर का टुकड़ा वो भारत को बनाना चाहता था उस समय के अंदर अमेरिका, रशिया और चाइना के खिलाफ। तो ये था रीजन जिस वजह से इन्होंने मना किया। तो अब कुछ पॉइंट देखते हैं। मिस्टर नेहरू कंसीडर्ड द इशू एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतवादी थे तो इन्होंने प्रिंसिपल के आधार पर इस पॉइंट को स्वीकार किया। ही प्रोबेबली थॉट दैट ओनली फेयर रिप्लेसमेंट ऑफ चाइना वुड बी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना मेनलैंड। कहता है कि ताइवान को हटाकर अगर कोई आएगा तो ओरिजिनल चाइना ही आ सकता है और कोई ये नहीं आ सकता। तो चाइना को रिकॉग्नाइज किया गया था, वो भी इंडिया के द्वारा। हालांकि ये कहा जाता है कि अगर रिकॉग्नाइज नहीं करते तो इंडिया का कभी डिस्प्यूट होता ही नहीं, इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता। इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है दोस्तों, ये सिर्फ हवाई ख्याली पुलाव है। He was keen to have good relation with neighboring countries, यानी यूएसएसआर के साथ में उनका मानना था कि पड़ोस में अच्छे रिलेशन होना ज्यादा आवश्यक है और यही जरूरी है। He wanted India to be added to यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बट नॉट एज चाइना रिप्लेसमेंट। वो कहता था कि मुझे मेंबर तो बनना है लेकिन चाइना को रिप्लेस करके नहीं बनना। हाँ, अगर आगे कभी मेंबर्स बढ़े तो मैं इसका मेंबर बनना पसंद करूंगा। एक तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स और आपस के डिस्प्यूट बढ़ाने वाली बात हो जाती अगर ये उसका मेंबर बन जाता। तो हमारे अनुसार ये गलती कोई गलती नहीं थी, जो कि बोला जाता है कि नेहरू की गलती थी, ऐसा नहीं है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर अब नेक्स्ट आता है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट आता है रिजेक्शन ऑफ न्यूक्लियर सपोर्ट फ्रॉम यूएस। ऐसा कहा जाता है कि नेहरू की गलती नेक्स्ट क्या थी कि नेहरू को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा क्या आपको न्यूक्लियर सपोर्ट का प्रपोजल दिया गया। कहा गया कि या तो आप गिफ्ट या तो आप रख लीजिए या बनवा लीजिए, बनवाने के अंदर हम आपकी सहायता कर देंगे, बनाने के अंदर सहायता कर देंगे। अब ये बात जरूर है कि ऐसा बोला गया था कैनेडी के द्वारा, कैनेडी का ऑफर था कि भाई आपको न्यूक्लियर डेटोनेशन दिया जाएगा, आप इंडिया में रख लीजिए या फिर आप अपने देश में बनवा लीजिए, हम आपकी मदद कर देते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम इंडिया इस न्यूक्लियर पावर को अपने पास रख लेता तो 1962 की लड़ाई कभी होती ही नहीं, 1962 की वॉर कभी नहीं होती। कैसे होती? अब न्यूक्लियर पावर है, चाइना के पास उस समय में न्यूक्लियर बम था नहीं, और अगर चाइना को पता हो जाता कि इसके पास न्यूक्लियर बम है तो लड़ाई के आसार कभी नहीं होते। ये क्या लड़ाई 62, 65 या बाद की कोई भी लड़ाई नहीं होती। ऐसे ब्लेम लगाए जाते हैं कि इन्होंने जानकर बॉम्ब को रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ये कई लोगों के अनुसार गलती है, लेकिन अब एक बात देखने लायक है। उस परिस्थिति के अंदर ये क्लियरली एक तरीके से दो तरफी बातचीत थी, इस चीज के क्लियर प्रूफ नहीं थे कि इंडिया को एक्चुअली बॉम्ब देना चाहते थे भी या नहीं थे। बाद में इस चीज के लिए उन्होंने खुद ही अपने प्रपोजल को डिनाई कर दिया था और इस चीज के बाद में कोई प्रूफ नहीं मिले थे। फिर भी अब लोगों का ब्लेम है कि रिजेक्शन किया, तो क्या रीजन से वो भी आप जान लीजिए, सच्चाई क्या है। कैनेडी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट Dean Rusk considered the idea of helping India develop nukes to keep China in check. चाइना को डराने के लिए, चाइना पर दबाव बनाने के लिए बॉम्ब बनाने का इन्होंने प्रपोजल दिया था, ध्यान दीजिएगा। बट द आइडिया वॉज नेवर इंप्लीमेंटेड, आइडिया कभी इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं यूएस की तरफ से, ठीक है। ऐसा बोला गया इंडियन न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में, द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल प्रोलिफरेशन ऑफ इंडिया या टू इंडिया न्यूक्लियर चेक या टू इंडिया बाय जॉर्ज पेट्रोविच। The US Home Department found 7 problems with the strategy of expanding covert support to Indian nuclear program and ultimately, देखिए ध्यान दीजिए, rejected it saying that it was not convinced that US should depart from its start policy of opposition to extend nuclear capability। दोस्तों ये सिर्फ बातें थी कि ऐसा बोला गया कि इंडिया को सपोर्ट करेंगे या फिर हम यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, लेकिन असलियत के अंदर न्यूक्लियर एक तरफ प्रोलिफरेशन दिख रहा था, दूसरी तरफ उसी के बहुत सारे नेगेटिव व्यूज दिखाई दे रहे थे। तो सिर्फ चाइना को दबाव बनाने के लिए, डराने के लिए और अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए एक तरीके से सिर्फ ये एक प्रेशर था, इसके पीछे रियलिटी कुछ भी नहीं थी। दूसरा रीजन ये भी था कि होमी जहांगीर बाबा जो थे वो अपनी न्यूक्लियर टेस्ट
टेस्ट की जो बेसिकली फाइनल रिपोर्ट पर पहुंचने ही वाले थे, तो जब वो अपना खुद का एटॉमिक एनर्जी बनाने की तैयारी में थे, तो जाहिर सी बात है उस परिस्थिति के अंदर चाइना से या अमेरिका से या किसी से भी मदद लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब आ जाता है पॉइंट नंबर 2, अगर न्यूक्लियर वेपन इंडिया के पास उस समय नेहरू के पास भी होता तो भी वॉर होती ही होती। रीजन क्या है? रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि इंडिया जो था शुरू से सॉफ्ट पॉलिसी रहा है, इतनी जल्दी लड़ाई के लिए नहीं बढ़ता। और इंडिया की तो पॉलिसी पहले ये भी रही है कि आज के दिन जैसे इंप्लीमेंटेड टास्क फोर्स है, उस समय में क्या होता था कि उस समय में तो जब तक कोई कंट्री अटैक नहीं कर देता था तब तक हम उसका रिप्लाई करते ही नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं था कि हमने कभी पहले इतिहास गवाए कि कभी पहले अटैक किया ही नहीं, और अटैक करने के बाद भी खुद को बचाने की कोशिश करी, ना कि दूसरे की टेरिटरी में घुसने की। तो यही यहां पर एक लाइन लिखी गई कि एटॉमिक एनर्जी को हम तैयार करेंगे लेकिन लड़ाई के लिए नहीं करेंगे, हम इसे यूज करेंगे पीसफुल पर्पसेस के लिए। पीसफुल पर्पस के लिए यूज करेंगे या फिर ऐसे पर्पसेस के लिए जिससे नेशन का डेवलपमेंट हो, इसे डिस्ट्रक्शन ना हो। ऐसी ये स्टेटमेंट थी कि अगर न्यूक्लियर वेपन होता तो लड़ाई नहीं होती। ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज, यूएस ने सिर्फ प्रपोजल रखा था, और वो भी प्रपोजल डायरेक्ट कैनेडी के द्वारा नहीं आया था, कैनेडी के रेफरेंस के द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा दिया गया था, जो सिर्फ बातें थी, बाद में इसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो ये जो गलती है, संसार कहता जरूर है कि गलती है, लेकिन असलियत में ये कोई गलती नहीं थी जिसके प्रूफ मिले। अगला पॉइंट कहता है दोस्तों हमारे पास में, नेहरू गेव हायर शेयर टू असेंबली टू कश्मीर रीजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शेख अब्दुल्ला। अब ये सच्चाई है दोस्तों, ये एक नेहरू की गलती मानी जा सकती है कि नेहरू की, वैसे देखो हमारा इंडिया की बात करें तो आजादी मिले ज्यादा समय नहीं हुआ था। उस समय के अंदर सारे के सारे राज्य इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे, माहौल खराब था, कोई अलग राज्य की डिमांड कर रहा था, कोई ऑटोनॉमस डिमांड कर रहा था, कोई कुछ और कोई कुछ। ऐसी परिस्थिति में देश को यूनाइट करने के लिए देश की सभी या राजाओं की लगभग सभी बातों को मानना जरूरी था। हालांकि उस समय में कश्मीर जो था लीगल तौर पर इंडिया से साइन करने के बाद में इंडिया का हिस्सा बन चुका था, लेकिन फिर भी शेख अब्दुल्ला की सहायता से वहां पर अपनी सरकार बनाने के लिए नेहरू ने क्या किया, 3 हिस्से बना दिए, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। हालांकि इन 3 सेक्शंस के अंदर 3 रीजन में कश्मीर से ज्यादा आबादी जम्मू के एरिया में थी, लेकिन शेख अब्दुल्ला के इन्फ्लुएंस में आकर नेहरू की यह सच्चाई में एक गलती मानी गई, क्योंकि उन्होंने लार्जेस्ट शेयर जम्मू था, लेकिन फिर भी उन्होंने कश्मीर को ज्यादा सीटें दी, 75 में से 43 सीटें दी। अब इसका कई सारे नुकसान देखने को मिले काफी लंबे अरसे तक। नेहरू अगर ये गलती नहीं करता दोस्तों, नेहरू अगर ये गलती नहीं करता तो सबसे पहली बात, कश्मीरी पंडितों का जो एग्जोडस हुआ यानी कि पलायन हुआ, वो नहीं होता। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि जब शेख अब्दुल्ला के रेफरेंस से ये सरकार उधर ज्यादा सीटें लेने लग गई, तो उस परिस्थिति के अंदर कश्मीर जो था कहीं ना कहीं धीरे धीरे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा आने लग गया, जो कि शेख अब्दुल्ला के बाद में कनेक्शंस भी मिले थे पाकिस्तान के गवर्नमेंट से। और बाद में ये जो रिएक्ट्स हुए थे, जितने भी दंगे हुए, हिंदुओं का पलायन हुआ, मर्डर हुए, सीरीज ऑफ मर्डर हुए थे दोस्तों। इसके लिए मैंने बकायदा एक वीडियो भी बना रखा है, जिसके अंदर नए जो ग्रुप बने थे वो आप सारे के सारे इस वीडियो से जान सकते हैं। आइए इसे हरि मोहन पर शेयर कीजिए, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस मिले जिसके अंदर झगड़े बढ़े। इसके बाद में कश्मीर के अंदर अलगाववादी नेता खड़े होने लग गए, झगड़े बढ़े, हिंदुओं का पलायन हुआ और कश्मीर कहीं ना कहीं पिछड़ता चला गया, और इतना ज्यादा पिछड़ गया कि बहुत ज्यादा आतंकवादी संगठन हावी होने लगे और देश का धीरे धीरे कंट्रोल यहां पर कम हो गया। और इसके बाद लंबे समय तक सबसे ज्यादा कर्फ्यू वाली परिस्थिति और आर्मी की तैनाती यहीं पर ही मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू था जिसको इन्होंने गलत करके खींच दिया, और खींचने के बाद में यही मुद्दे आगे आतंकवादी संगठनों में भी बदलते चले गए, जिसके बाद काफी रिपोर्ट्स में भी प्रूव होता चला गया। अगली गलती एक और भी बात की जाती है कि टेकिंग कश्मीर इशू टू द यूनाइटेड नेशंस। अब सबसे बड़ी गलती यहां पर थी, यहां पर नेहरू ने इस पॉइंट में 3 गलतियां करी। सबसे पहली गलती क्या करी कि कश्मीर का मुद्दा बनने लगा, पाकिस्तान का इंटरफेरेंस बढ़ने लगा। तो होना क्या था कि आर्मी ने डिमांड करी थी दोस्तों, हमारी आर्मी ने डिमांड करी थी नेहरू से, क्या कहा था कि हमें बस 2 हफ्ते दे दीजिए, लीगली कश्मीर हमारा है, और जो इधर उधर की जो घुसपैठ है इसको हम 2 हफ्ते में समाप्त कर देंगे, 2 हफ्ते में समाप्त कर देंगे। लेकिन उस समय के अंदर कश्मीर के मुद्दे को
नेहरू ने गलती से नहीं, जानबूझकर अपनी आर्मी पे भरोसा दिखाने की जगह यूनाइटेड नेशंस के सामने इस बात को प्रूव कर दिया। अब यूनाइटेड नेशंस के सामने इस बात को ले गए, इस मुद्दे को ले गए। अब यूनाइटेड नेशन के सामने इस मुद्दे को ले गए तो हुआ क्या कि इन्होंने अपने देश का मुद्दा अब इंटरनेशनल डिस्प्यूट में बदल दिया। दूसरा पॉइंट क्या था कि इन्हें फॉर्म फिल करना था, यानी अपनी गलती को भरना था सेक्शन 6 के आधार पर। सेक्शन 6 के आधार पर कि ये मुद्दा, ये जमीन मेरी है जिसमें पाकिस्तान की घुसपैठ है, लेकिन इन्होंने वो सेक्शन 6 की जगह सेक्शन 5 में इस प्रॉब्लम को लिख दिया। अब इस प्रॉब्लम को लिख दिया, इस सेक्शन 5 के अंदर जो प्रॉब्लम लिखी गई, इसका मतलब यह था कि दो देश इस जगह पर लड़ रहे हैं। इसमें यह कहीं नहीं लिखा गया कि जगह इंडिया की थी। अगर सेक्शन 6 होता तो ये बच जाते। अब इस वजह से, इस गलती की वजह से आपके अपने देश का मुद्दा जो था, हिमालयन सेक्शन का जो मुद्दा था, जिसे खुद निपटा सकते थे, उसे जानकर या फिर गलती से इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल मुद्दा बना दिए, जिसके ऊपर आज चीन झगड़ा कर रहा है। इसी कश्मीर के मुद्दे पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर प्रॉब्लम है, और बहुत ज्यादा मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं। और सीपेक की पॉलिसी कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों की वजह से कश्मीर में पूरी होती जा रही है। वन रोड जो बन रही है, और काफी ज्यादा दिक्कतें इसी मुद्दे की वजह से हैं। अगर ये नेहरू नहीं गलती करते तो आज के दिन काफी सारे सीमा विवाद नहीं होते। तो ये एक गलती है। इसके लिए विपक्ष के अमित शाह जी ने ऐसी स्टेटमेंट दी थी 29 सितंबर 2019 को कि नेहरू मिस्टेक ऑफ ट्राइंग कश्मीर इशू टू यूएन बिगर देन हिमालय, कि ये इतनी बड़ी गलती है। ऐसा विपक्ष का कहना है कि इतनी बड़ी गलती थी कि जिसे आप कह सकते हैं कि हिमालय से ज्यादा बड़ी गलती थी। जितना बड़ा हिमालय है ना, उससे भी ज्यादा बड़ी गलती थी कि नेहरू इस मुद्दे को कहां ले गए, यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड नेशंस में ले गए और उनकी मदद मांगी। अब हुआ क्या, उनकी मदद मांगने से पहली चीज, विदेशों के आगे इंडिया अपने आप में कमजोर सेक्शन दिखाई दिया। यानी कि विदेशों के अंदर अपने मुद्दे खुद सुलझाने चाहिए, लेकिन उन्होंने बाहरी थर्ड पार्टी कंट्री की मदद ली, जिससे क्या हुआ, इंडिया उनके सामने कमजोर हुआ और उनके डिसीजन पर अटका रहा। और वो डिसीजन याद रखिएगा, जो जो मुद्दे इस प्रकार से कभी भी इंटरनेशनल या यूनाइटेड नेशंस के सामने पहुंचे हैं, उनका कभी भी डिसीजन एक तरफा या कभी भी डिसीजन नहीं आया। वो हमेशा मुद्दे डिस्प्यूट में ही बने रहे। अगर इंडिया होता या अपनी पावर के ऊपर चलते तो ये मुद्दा नहीं बनता। ये दो गलतियां तो दोस्तों बहुत हायर मिस्टेक थी, जिस वजह से आज तक आपस में विवाद बढ़ते गए, कभी कम नहीं हुए विवाद। अगला पॉइंट आता है सेम 1962 की इंडिया चीन वॉर के बारे में। इंडिया चीन वॉर के बारे में अब यहां पर दोस्तों काफी सारे मुद्दे बनते हैं, काफी सारे मुद्दे बनते हैं। सबसे पहला मुद्दा बनता है कि चीन ने बहुत पीसफुली पंचशील पैक्ट के आधार पर इंडिया और चीन का आपस में समझौता था, किसी भी प्रकार का विवाद नहीं था। बार बार इंडिया की जो पॉलिसी थी वो क्या चल रही थी, तिब्बत के बाद में इंडिया तिब्बत के मुद्दे पे नहीं बोला, लेकिन तिब्बत के जो गुरु, धर्म गुरु, क्या नाम है उनका, धर्म गुरु का नाम टेक्स्ट कीजिएगा दोस्तों नीचे। तिब्बत के जो धर्म गुरु हैं, चलिए मैं बता देता हूं, दलाई लामा साहब। दलाई लामा साहब वहां की लड़ाई हारने के बाद इंडिया आते हैं। इंडिया से चाइना धर्मगुरु की डिमांड करते हैं। डिमांड करने के बाद इंडिया धर्मगुरु को देने से मना कर देते हैं और वो दलाई लामा इंडिया में रहकर तिब्बत की सरकार चलाते हैं। तिब्बत की सरकार चलाते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, बार बार चाइना के द्वारा डिमांड की जाती है, किसकी, आपके दलाई लामा की। खैर एक मुद्दा तो ये हो गया। दूसरा मुद्दा ये भी था कि चीन कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर के इरा के अंदर इंडिया को अपने साथ में रखना चाहता था, लेकिन इंडिया की जो किसी भी पक्ष में ना जाने की खेमे की नीति थी वो भी कहीं ना कहीं उकसा रही थी। इस परिस्थिति के अंदर लड़ाई के बादल घिर गए थे और जो अपने आप को महान प्रूव करने के लिए इन्होंने, नेहरू साहब ने कभी भी आर्मी की सपोर्ट नहीं दी, आर्मी को तैनात नहीं किया बॉर्डर्स पे। आर्मी को तैनात कर देते तो इतना भारी नुकसान नहीं होता जितना बाद में हुआ। हमारे लगभग 40,000 सिपाही मारे गए दोस्तों। लड़ाई के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। चीन ने अटैक किया, अटैक करने के बाद भी हमने अपने आप को बचाने की जगह हमने मदद मांगी, मदद आई और उसके बाद जाके चीन ने पीछे हटने से मना कर दिया। और अक्साई चीन वाला सेक्शन आज भी चीन के कंट्रोल में है और उस पर आज भी बॉर्डर डिस्प्यूट है। यानी कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट 62 से चलता आ रहा है, जो कि आज तक खिंच गया। इस पर जो यूनाइटेड नेशंस के एक बेसिकली यहां पर वेटरन ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट हैं मैक्सवेल, इन्होंने भी लिखा कि ये जो गलती है
वो नेहरू की गलती थी। अगर नेहरू मान जाते और अपनी आर्मी को पहले तैनात कर देते, बादलों को देखते हुए, यानी कि लड़ाई के बादलों को देखते हुए अगर ये पहले तैनात कर देते तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता जितना बाद में हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है नेहरू की। इसी को कहा जाता है कि 1962 में चाइना ने अटैक किया, सैकड़ों लोग मारे गए। इंडिया ने, नेहरू साहब ने क्लियर वर्ड में बोला कि ये एक बंजर जमीन है, बंजर जमीन है, और यहां पर जब चाइना का उस पर कब्जा होने लगा तो बंजर जमीन है, और बंजर जमीन पर यहां पे घास का तिनका भी नहीं उगता, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर यहां पर चाइना घुसपैठ कर देता है तो ऐसी परिस्थिति में नेपाल, जो बेसिकली ऐसी कमेंट्स आई, अब ऐसी कमेंट्स आने के बाद में आसाम के या इधर के सेक्शंस के जो ग्रुप से, रेडिकल ग्रुप से, इन्होंने मान लिया, भरोसा कर लिया कि अब इंडिया हमारी रक्षा नहीं कर सकता, अब हमें खुद को ही उठाना पड़ेगा। जिस वजह से उल्फा और बोडो जैसे दो अलग अलग सेपरेटिस्ट ग्रुप्स बने, और सेपरेटिस्ट ग्रुप बनने के बाद भारत पर भरोसा करना कर दिया बंद, और आपस में आमने सामने की लड़ाइयां लड़नी शुरू कर चुके थे, और इससे काफी नुकसान हुआ, काफी ज्यादा लोग मारे गए थे, और जो चाइनीज मिलिट्री थी वो हमारे देश के लोगों को मारती जा रही थी, क्योंकि ये पीछे हट नहीं रहे थे और भारत की आर्मी से इन्हें भरोसा खत्म हो चुका था। तो एक तरीके से युद्ध खत्म होने के बाद भी ये सेपरेटिस्ट के ग्रुप जो थे, इन्होंने भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक इंडिया से लड़ाई लड़ते रहे, अंदर ही अंदर लड़ाई लड़ते रहे, और किसी भी प्रकार से इन्होंने झुकने का रास्ता नहीं किया। अगर ये बेसिकली उस समय सपोर्ट कर देते, नेहरू उस समय में तैयारी कर देते, तो ये मुद्दा बढ़ता ही नहीं। चाहते तो पहले ही यूएन के सामने इस मुद्दे को रख दिया जाता, तो भी ये झगड़ा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो ये भी एक मिस्टेक उनकी मानी जाती है। अब आ जाता है यहां पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर अलग अलग लोगों के व्यूज है। तो मैंने एक बच्चे की कमेंट्स के आधार पर यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे। बच्चे ने कहा कि सर, नेहरू की इडियोटिक इकोनॉमिक पॉलिसीज थी। इडियोटिक यानी मूर्खतापूर्ण इडियोटिक इकोनॉमिक पॉलिसीज थी। इस परिस्थिति में बच्चे ने बोला, मैंने लिखा, लेकिन सत्यता ये नहीं है, सच्चाई ये नहीं है। नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, बट वो इडियोटिक नहीं थी, इडियोटिक नहीं थी। ये बात याद रखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं। सबसे पहली चीज क्या थी कि उस समय के अंदर, भारत के अंदर वैकेंसीज को जनरेट करना सबसे बड़ी आवश्यकता थी। गरीबी को दूर भगाने के लिए काफी ज्यादा प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन अगर उस परिस्थिति के अंदर नेहरू जो था प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट कर देता, तो पूरे देश का लिमिटेड पैसा और लिमिटेड व्यवसाय ही थे जो अलग अलग हाथों में बट जाते, अलग अलग हाथों में बट जाते, यानी कि अमीर और अमीर होता चला जाता, गरीब और गरीब होता चला जाता, सिर्फ मजदूर वर्ग बनता, बाकी सेक्शन नहीं बन पाता। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी को बराबर सम्मान दिलाने के लिए, बराबर वितरण करने के लिए उन्होंने उस समय में प्राइवेट सेक्टर्स को दबाए रखा। दूसरी परिस्थिति यह भी थी कि उस समय में जितनी भी प्राइवेट कंपनीज आने लग रही थी, या बेसिकली प्राइवेट इंडस्ट्रीज आने की कोशिश कर रही थी, वो फिर से दमनकारी नीतियां अपनाने की कोशिश कर रही थी। किसी भी प्रकार से इंडिया को सपोर्ट करने के लिए नहीं थी, वो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए नहीं थी, वो दमनकारी नीतियां थी जिसे एक्सेप्ट कर पाना पॉसिबल नहीं था, और उनसे जीतना भी इम्पॉसिबल था। दूसरी चीज एक और जान लीजिएगा कि आजादी के अंदर भारत के नेताओं ने सर फुड़वा कर लड़ाई जीती थी दोस्तों, आजादी ली थी सर फुड़वा कर। इन्होंने ऐसा कोई पॉलिसी मजाक वाली नहीं चली थी। तो ये बेसिकली नेता तो थे, बट उन्हें फॉरेन अफेयर से ट्रीट करना नहीं आता था, फॉरेन पॉलिसीज इन्हें नहीं आती थी। तो ऐसा कोई मुद्दा बनता था तो जो कदम उस परिस्थिति को देखते हुए लिए जाते थे वो उस समय के बेस्ट कदम माने जाते थे। दूसरा पॉइंट आता है, एक्सपोर्ट वर कंसीडर्ड एज एविल। ऐसा कहा जाता है कि नेहरू जो था एक्सपोर्ट की परिस्थिति में नहीं था, उसे डेविल माना जाता था। लेकिन आप इतिहास के कुछ पन्नों को पलट कर देखिए तो आपको बहुत सी चीजों की जानकारी मिलेंगी जिसमें हम खुद बनाएंगे, खुद उगाएंगे, खुद खाएंगे, ये एक पॉलिसी थी। खुद उगाएंगे, खुद बनाएंगे, खाएंगे। लेकिन उस परिस्थिति के अंदर जब तक नेहरू का काल रहा, उस समय में सूखा, अकाल और इतनी महामारियों का काल रहा जिसके अंदर आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ ज्यादा से सिस्टम थे ही नहीं, और आपसे व्यापार करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। जब ये फैसिलिटीज का लैक होने की वजह से
देश के अंदर ही उन चीजों की खपत की जाने लगी ताकि एटलीस्ट जो जनसंख्या उसको मेंटेन किया जा सके। अगर रास्ते मिलते और सारी चीजें फेवरेबल होती तो इंडिया कहीं पीछे नहीं रहता, लेकिन कहा जाता है कि इस रीजन से इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी बनकर रह गया। उस समय के अंदर दोस्तों क्लोज्ड इकोनॉमी इंडिया नहीं, भारत के अलावा बहुत सारे देश ऐसे थे जो क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह ही ट्रीट किए जा रहे थे, क्योंकि वो जो कोल्ड वॉर का इरा था इस समय में डेवलपमेंट का रेशियो जो था वो किसी ज्यादा से कंट्री के पास नहीं था। अब कई जगह पे स्टेटमेंट ऐसा बोला जाता है कि इंडिया का ग्रोथ रेट 4% से भी कम में था, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज का 4% से ज्यादा था। ये आप आंकड़े चेक कीजिए, चाइना का जो ग्रोथ रेट था 1.2% था, इंडिया से भी कम था उस परिस्थिति के अंदर। तो ये कह पाना बिल्कुल गलत होगा कि नेहरू की वजह से इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी था। उस समय के हालात और परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि नेहरू जिस हिसाब से कोशिश कर रहे थे वो एक डेड और मरे हुए हाथी को कंधे पर चलाने की कोशिश कर रहे थे। ये बेसिकली प्योरली उनकी मिस्टेक नहीं थी। अब आ जाता है यहां पर एक ये मिस्टेक नेहरू की मानी जाती है। हुआ क्या कि अब इलेक्शन के टाइम पीरियड की बात है, आसपास इलेक्शन का समय था, तो हमारे ये जो भाई साहब है पोटी श्री रामुलु, ये पोती श्री रामुलु जी का जन्म हुआ 1901 में, दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आजादी के बाद इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, डिमांड करनी शुरू कर दी कि भाई भाषा, तेलुगु भाषा के आधार पर इनको एक अलग राज्य बना दिया जाए, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का वितरण कर दिया जाए। अब ऐसा शोर मचने लगा, ऐसा ही तमिलनाडु के अंदर होने लगा, ऐसे ही अलग अलग जगह डिमांड उठने लगी। तो उस परिस्थिति में ये जो पोती श्री रामुलु है ये आराम से भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं कि जब तक अलग राज्य की डिमांड पूरी नहीं होती तब तक मैं भूख हड़ताल पे रहूंगा, प्राण त्याग दूंगा, लेकिन रहूंगा डिमांड पूरी होने तक। होता क्या है, इस बीच में काफी बार मीटिंग होती है, नेहरू जो है राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल की सपोर्ट से जानने की कोशिश करते हैं, जिस पर ये दोनों काफी विरोध करते हैं नेहरू का। और दिक्कतें ये आती हैं कि जब नेहरू का विद्रोह होता है इन दोनों के द्वारा, नेहरू नहीं मानता और होता क्या है, इन भाई साहब की मृत्यु हो जाती है। इन साहब की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होती है दिसंबर 1952 में। इलेक्शन का समय पास होता है, उस परिस्थिति के अंदर आपस में झगड़े और डिस्प्यूट बढ़े, उससे अच्छा इन्होंने क्या किया, भाषा के नाम पर इन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी। अब आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी तो हुआ क्या, अलग राज्य। अब यही डिमांड अलग अलग सेक्शंस में उठने लगी, अलग अलग सेक्शन में तमिलनाडु हो गया और भी भाषा के आधार पर बंटने लगे। अब प्रॉब्लम क्या आई कि पूरे इंडिया को एक तरफ यूनाइटेड करना चाहते थे और दूसरी तरफ इन्होंने भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बांट दिए। यही प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों जब लाल बहादुर शास्त्री ने अपने काल में हिंदी को नेशनल भाषा लाने का प्रयास किया, तो उस परिस्थिति में भी हिंदी को नेशनल भाषा लाने के लिए, नेशनल लैंग्वेज के लिए इन्हें लड़ना पड़ा, और यह भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई जो कि कभी स्वीकार नहीं की जा सकती। अब भारत के बहुत सारे राज्य हैं, आप जैसे इंदौर या महाराष्ट्र चले जाइए, मराठी बोलते हुए मिलेंगे आपको, एक सेक्शन ऐसा मिलेगा जहां उर्दू मिलेंगे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। अब हमारा इंडिया जो है वो भाषा के नाम पर बंट चुका है, भाषा के नाम पर बंट चुका है, तो हर एक लैंग्वेज स्पीकर अदर लैंग्वेज स्पीकर को नॉर्मल लैंग्वेज आइज से नहीं देखता है, एक भेदभाव वाली भाषा से देखने का प्रयास करता है और उनको सेकेंडरी सिटीजन का एक तरीके से लुक मिलता है, एक तरीके से नजरिया मिलता है। लेकिन दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर सिंगल एक कम्युनिटी के मिल जाता, भाषा के आधार पर नहीं बढ़ता, तो आज वो प्रॉब्लम नहीं आती जितना किसी भी नियम को बनाने के लिए हर कोई अपनी अपनी मराठी मानस या फिर इस तरीके की अलग अलग जो भाषाएं हैं उस पर मुद्दे नहीं बढ़ते और विवाद कम रहते, इतने ज्यादा नहीं होते। तो ये सारा श्रेय नेहरू जी को जाता है, अपनी सीट को बचाने के लिए उन्होंने ये गलती की थी। अगला पॉइंट आता है यहां पर, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, नेहरू जी ने अपने जीवन काल में दोस्तों गलतियां तो बात करी हैं, लेकिन कुछ गलतियां जो नहीं थी वो हमने आपको बताई हैं, कुछ गलतियां और भी हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे, लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। नेहरू जी ने कोको आइलैंड जो था बर्मा को गिफ्ट कर दिया, एक बड़ा आइलैंड कोको आइलैंड बर्मा को गिफ्ट कर दिया। बर्मा ने चाइना को अपने आका को खुश करने के लिए चाइना को दे दिया। चाइना को जब कोको आइलैंड मिला तो आज तक चाइना जो है इस कोको आइलैंड की आड़ में भारत की नवल सेना पर निगरानी रखता है और भारत की हर एक्टिविटी पर नजर रखने की कोशिश करता है। अब ये एक प्रॉब्लम थी जो वहां पर उस समय में उन राजाओं को खुश करने के लिए
दिया गया। अब इस पर कुछ आंकड़े अलग कहते हैं, हालांकि इस पर एग्जैक्ट रिपोर्ट कुछ है और आपके पास ब्लेम लगाने का रास्ता कुछ और है। खैर देखते हैं। सबसे पहली बात जो है, कोको आइलैंड जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इंडियन ओशियन के अंदर था। 1882 के अंदर 1882 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था और उस समय में इसे ब्रिटिश रंगून कहा जाता था। ब्रिटिश रंगून कहा जाता था और ब्रिटिश रंगून जो है इसे क्राउन कॉलोनी की तरह यूज करते थे, अपनी टेरिटरी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। बर्मा को आजादी मिली थी जनवरी 1948 को। लॉजिकली स्पीकिंग अगर हम नॉर्मली बात करें तो इस कोको आइलैंड पर असलियत में भारत का आजादी से पहले का तो पता नहीं, क्योंकि ब्रिटिश का कंट्रोल था। आजादी के बाद कोई कंट्रोल खास था नहीं। जब था नहीं तो प्रॉब्लम क्या है, इस बर्मा के लोग यहां पर आकर बसना शुरू हो चुके थे। एक बड़ी आबादी बर्मा की जो हमसे पहले आजादी प्राप्त कर चुका था बर्मा, तो वहां पर आकर रहने लग गई थी। इस परिस्थिति में झगड़े और विवाद को बढ़ाने की जगह नेहरू ने इस मुद्दे को यहीं दबा दिया और बर्मा को उठाकर ये आइलैंड दे दिया। लेकिन आइलैंड गया चाइना के पास और चाइना बना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विद्रोही इस समय का सबसे बड़ा विद्रोही बना, दुश्मन बना। तो ये हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होने लगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी। सेम ऐसी ही गलती एक बार नहीं लगातार हुई है। एक बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने कबाओ वैली को जैसे काबो वैली भी कहा जाता है, ये भी बर्मा को गिफ्ट कर दी थी 1952 के अंदर। एक बहुत सुंदर डेस्टिनेशन कश्मीर की तरह थी और अगर ये हमारे हिंदुस्तान में होती तो आज के दिन ऑब्वियसली बात है भारत को विदेशों से आने वाले टूरिज्म का भारी मात्रा में पैसा मिलता। लेकिन इन्होंने बर्मा से पता नहीं ऐसा क्या प्यार दिखाया कि नेहरू जी ने ये भी बर्मा को गिफ्ट कर दिया था और बर्मा को गिफ्ट करने के बाद में एक और सुंदर आइलैंड हाथ से निकाल दिया। गलती नंबर 11 क्या है दोस्तों? ये गलती ज्यादातर लोगों को इतिहास की नहीं पता। ग्वादर पोर्ट को उस समय के जो अंग्रेज थे, बेसिकली उस समय के जो राजा थे ओमान के राजा सल्तनत जो ओमान के थे, उन्होंने क्या किया, ग्वादर पोर्ट नेहरू को 1 मिलियन में देने का प्रस्ताव रखा। ग्वादर पोर्ट ये भारत है, कराची के इस तरफ समुद्री किनारे पर। ये देखिए ये सेक्शन है, ये ग्वादर पोर्ट जो आज के दिन सीपैक पॉलिसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए इस्तेमाल किया जाना है। ये ग्वादर पोर्ट भारत को 1 मिलियन में मिल रहा था, 1 मिलियन में मिल रहा था और भारत उस समय में इस परिस्थिति में था कि इसको ले लेता। लेकिन हुआ क्या, नेहरू की कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जिसके अंदर दूसरे देश की जगह पर हम काम नहीं करेंगे, अपने आप को महान दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्वादर पोर्ट इन्होंने नहीं लिया। बाद में यही ग्वादर पोर्ट चाइना पाकिस्तान को ऑफर किया गया 3 मिलियन रुपीस के अंदर, 3 मिलियन रुपीस के अंदर, और ये 3 मिलियन रुपीस के अंदर पाकिस्तान ने इस ग्वादर पोर्ट को खरीद लिया। अब इसमें गलती भी कह सकते और नहीं भी कह सकते। कैसे, वो दोनों पॉइंट सुनिएगा। अगर चाइना इसको खरीद ले, इंडिया इसको ले लेता, तो पहली चीज तो इंडिया का आपस में ग्वादर के साथ कोई कनेक्शन था ही नहीं, कोई सीमा टच ही नहीं हो रही थी ग्वादर के साथ में। जब इंडिया की कोई सीमा टच नहीं हो रही थी तो एक अलग से विवाद और बन जाता, भारत पाकिस्तान का जो ऑलरेडी अभी भी है वो ज्यादा बढ़ जाता। आर्मी को हमेशा यहां डिप्लॉय रखना पड़ता और उसके बाद काफी दिक्कतें बढ़ती। दूसरी चीज ये कि जिस हिसाब से नेहरू की सॉफ्ट पॉलिसी थी, तो पाकिस्तान झगड़ा करके या किसी भी तरीके से अटैक करके ये फिर से छीन लेता और ये पूरा का पूरा पोर्ट फ्री में चला जाता, जैसे कि कश्मीर का गिलगित बाल्टिस्तान चला गया। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इंडिया इसे ले लेता तो युद्ध में छीना जाता या डिस्प्यूट में छीना जाता। तो ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए गलती होते हुए भी ये कैंसिल हो जाती है, जो कि एक नुकसान था। लास्ट एक पॉइंट बचता है इसके बाद हमारे पास, क्या कि श्रीलंका ने नेपाल के राजा ने क्या किया, नेहरू को 1947 में कहा कि आप नेपाल को हिंदुस्तान में मर्ज कर दीजिए। नेपाल के उस समय में ज्यादा अच्छी हालात नहीं थे, बुरे हालात थे। तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, क्या नाम था, मत्रिका प्रसाद कोइराला, मनीषा कोइराला के जो एंसेस्टर्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्हें सपोर्ट करने को बोला कि नेपाल को मिला लो। अगर नेपाल को मिला लेते तो दोस्तों आज के दिन जो लीपू लेक, काला पानी, ये जो बेसिकली
सीमा पर नदियों के विवाद हैं, ये विवाद नहीं होते और चाइना का हम खुलकर विरोध कर लेते और एक तरीके से जो चिकन नेक है वहां पर हमें काफी रास्ता मिल जाता और किसी भी प्रकार से इंडिया फिर और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हालात में होता, जैसे कि आज नहीं है। दूसरी चीज, इन्हें नेपाल के बाद चाइना से भी काफी सपोर्ट मिलने के आसार रहते, सिक्योरिटी रहती हिमालयाज की वजह से, और बाकी तो वैसे इनके कॉरिडोर खुले हुए ही हैं तो बाद में भी सेम रहता। लेकिन नेहरू ने इसे मना कर दिया और कहा कि बाकी कंट्रीज के साथ संबंध खराब हो जाएंगे अगर हम आपको अपने साथ विलय करते हैं, जो कि एक बिल्कुल इररिलेवेंट पॉइंट था। उस परिस्थिति में अगर नेपाल मिलने की खुद कोशिश कर रहा था तो नेहरू को मिला लेना चाहिए था। ये एक उसकी बड़ी गलतियों में से एक और गलती है। आखिरी में इस गलती को इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध था, इसे हम ब्लंडर कहते हैं दोस्तों। क्या ब्लंडर था कि आजादी के बाद जब संविधान बनाया गया तो संविधान जो बनाया गया था वो सबको बराबर ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। लेकिन हुआ क्या कि नेहरू जी ने बहुत जगह पर ऐसा किया कि मुस्लिम्स को हिंदुओं से अलग करने के लिए जो समय में एक्सेप्टेड पॉलिसी थी उनको एक्सेप्ट नहीं होने दिया। इन्होंने क्या किया, नेहरू जी ने जो नियम बना, जो नॉर्मल कॉमन सिविल कोड बना, उसको हिंदू सिविल कोड के नाम दे दिया, हिंदू सिविल कोड का नाम दे दिया और मुस्लिम्स के लिए अलग नियमावली बना दी, हिंदुओं को अलग रख दिया और मुस्लिम मैरिज एक्ट और बाकी सेक्शन मुस्लिम सिविल कोड जो था बिल्कुल अलग बना दिया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, अगर नेहरू चाहते तो उसी समय के अंदर उस पॉलिसी को बना देते और पूरा इंडिया इस समय यूनाइटेड होता, बांटने के लड़ने के कोई आसार नहीं होते, दो दो कानून पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कॉमन सिविल लॉ, यूनिफॉर्म सिविल लॉ चलता। लेकिन नेहरू का जो पक्ष था वो हमेशा बंटवारे के सेक्शन मतलब बांटने की परिस्थिति में रहा और उन्होंने बांट दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस आए, बहुत सारे झगड़े विवाद आए जो आज तक पेंडिंग पड़े हैं। क्योंकि कभी मुस्लिम सिविल लॉ के अंदर बदलाव किया जाता है, कभी हिंदू सिविल लॉ के अंदर बदलाव किया जाता है। अगर इनका यूनिफॉर्म सिविल लॉ होता तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब इसका एक साधारण सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा शाहबानो केस का। शाहबानो केस के अंदर मुस्लिम सिविल लॉ के अनुसार जो था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नियम को राजीव गांधी ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट का नियम राजीव गांधी ने पलटना पड़ गया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम जो थे एक बड़ी मेजॉरिटी खिलाफ थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी। चाहते तो नेहरू उस समय में एक नियम बनाते, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शांत होते और पूरी तरीके से इस नियम को स्वीकार करते, लेकिन जाते जाते इन्होंने इस विवाद को और बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद आपस की जो एकता थी, प्रेम मोहब्बत सहभागिता थी, वो कहीं ना कहीं बंटवारे में डाल दी। तो इस प्रकार से नेहरू की बहुत सारी गलतियां रही जो अपने शासनकाल के अंदर चलाई गई, जिससे अगर ये पॉलिसीज नहीं होती या होती तो देश के आज कुछ और ही हालात होते और शायद बहुत सारे दंगे, विवाद, झगड़े या डिस्प्यूट नहीं होते। तो आज इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।